जी तो आ गए हैं आज हम एक नए टेंस को डिस्कस करने, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। उम्मीद है आपने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया उसको आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा और उसकी ढेरों प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम नया टेंस स्टार्ट करने लगे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। सारी वही बात होगी, सारी की सारी वही रिक्वायरमेंट्स होंगी कि इंडेफिनिट का टेंस हम कब यूज करते थे, लेकिन बस वहां पे क्या था कि हम प्रेजेंट यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या करना है, पास्ट यूज करना है। सिंपल इतना सा डिफरेंस आएगा हमारे पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर जरा रिपीट कर दूं इंडेफिनिट के टेंस को कि हम वो कब कब यूज कर रहे थे। एक तो डेली रूटीन्स के जो हम अपने डेली बेसिस पे जो काम करते हैं वो इंडेफिनिट में शामिल होती थी, और दूसरी बात यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो भी यूनिवर्सली ट्रूथ्स हैं, हकाइक हैं, वो सारी की सारी बातें, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, इस तरह की जो भी बातें होंगी वो सारी इंडेफिनिट में आएंगी। तो पिछले वीडियो में हमने वो प्रेजेंट में देखा था, अब इस बार हमने इसको पास्ट में देखना है। बस इतनी सी बात होगी। तो इसमें पहचान सबसे पहले पहचान क्या होगी, था, थी, थे, या अलिफ छोटी है बड़ी है। जी ये पहचान आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपको किसी भी उर्दू के जुमले को कैप्चर करने में, फौरी तौर पे बताने में कि ये कौन सा टेंस है, बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर एक उर्दू के जुमले के आखिर में अगर ये वाले अल्फाज आते हैं, क्या क्या, था, थी, थे, या अगर उर्दू के आखिर में, एक जुमले के आखिर में अलिफ आ रहा है, कहीं पे छोटी है या बड़ी है, तो इस तरह के जितने भी जुमले होंगे वो सारे के सारे हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के होंगे। इसको पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दूं जिससे आपको ये बात क्लियर होगी। वो स्कूल जाता था, वो स्कूल जाती थी, हम स्कूल जाते थे। ठीक है, तो ये हो गया। वो स्कूल गया, वो स्कूल गई, हम स्कूल गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अलिफ आया, वो स्कूल गया, वो स्कूल गई, यहाँ पे छोटी आया, हम स्कूल गए, यहाँ पे बड़ी आया। तो ये सारे के सारे जुमले जो मैंने यहाँ पे 6 बोले, ये सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट में हो गए। अब देखेंगे इनके रूल्स की तरफ बढ़ेंगे कुछ, कि यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज की जाएगी। दूसरी बात, पहचान के बाद हमारे पास आता है कि वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है, और एट अ टाइम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी यूज की जा रही है। हो गया ना कंफ्यूज कि यहाँ पर एट अ टाइम दो फॉर्म्स कैसे यूज की जाएंगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड होगी। तो ये दो कैसे हो गए जी, तो ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं। ये एक वाहिद टेंस है, ये सुनिएगा, ये एक सिर्फ वाहिद वो टेंस है जिसमें 2 वर्ब की फॉर्म्स हैं। बाकी सारे टेंसेस में 11 के 11 में सिर्फ एक वर्ब की फॉर्म है। चाहे जैसा भी एक जुमला हो, जैसा भी सेंटेंस हो, उसमें एक ही वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी। लेकिन अगर बात आ जाए पास्ट इंडेफिनिट की, तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ भी डील करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी डील करेंगे। तो अब देखना ये है कि सेकंड कब यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म कब यूज होगी, उसको मैं आपको बताने लगा हूं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी यहाँ पर, एक ही है, डिड। जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। बस जब भी हेल्पिंग वर्ब आए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बाकी जब हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, सिंपल सेंटेंस होगा, उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर करता हूं मैं आपको यहाँ पर। उसके साथ हम अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और अगर हमारे पास एक सेंटेंस आ जाता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव या एक सवालिया जुमला आ जाता है, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्म, अगर एक सेंटेंस सिंपल आता है
फर्स्ट फॉर्म अगर एक सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव आता है। अब इसकी मजीद डिटेल में जाते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म यूज हुई। हेल्पिंग वर्ब डिड आया, अगर डिड आया तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा जब एक सेंटेंस बनाने लगेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बनाने लगेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा। सिंपल में हम कौन से वर्ड्स को पहले लिखेंगे, फिर बाद में, फिर उसके बाद में, ये सारा स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में क्या होगा, ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल, फिर नेगेटिव के, फिर लास्ट में इंटरोगेटिव की। जी, तो सिंपल में सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे हम अपना। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं सेकंड। जो मेन वर्ब हमने यूज करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा जो कि सिंपल होगा। सिंपल सेंटेंस में इतना ही सिंपल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, कोई इस तरह की कंफ्यूजन नहीं है। अब बात आगे आएगी नेगेटिव की। सब्जेक्ट, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है यहाँ पर, डिड। हेल्पिंग वर्ब यूज होगा यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब क्या था, डिड। तो जब भी डिड आए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करना है और जब भी डिड आएगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट पुट करेंगे और ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद जो नोट लिखना होगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब बात चलती है इंटरोगेटिव की। अगर एक सवालिया जुमला हमें दे दिया जाए तो उसमें क्या होगा, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला लास्ट वीडियो वाला, कि उसमें हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी स्ट्रक्चर सारा सिंपल की तरह रहेगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, क्या था हेल्पिंग वर्ब, डिड। अब उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब कौन सा यूज करेंगे, डिड आया, हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाना इजी है, अगर सिंपल हमारे पास स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा के बाकी सारा सिंपल वाला ही स्ट्रक्चर यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब फिर वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पर यूज किया था। लेकिन डिफरेंस कहां पे आ रहा है, यहां पे यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब के साथ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ये एक रूल है, याद रख लेना हमेशा के लिए कि जब भी डिड आएगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी। तो क्लियर, रिपीट कीजिएगा कि पहले पास्ट इंडेफिनिट में पहचान की, एक उर्दू का जुमला है उसकी हमने पहचान की कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। फिर उसके बाद हमने फॉर्म ऑफ वर्ब देखी कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगी या फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड कब होगी, फर्स्ट कब होगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फिर हमने स्ट्रक्चर की तरफ गए कि सिंपल में क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नोट, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, बाकी सारा सिंपल वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी, तो ये तो सारा हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि आपने मेमोराइज करने हैं, दिमाग में बिठाने हैं अगर आप डील कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ। अब बात चलेगी एग्जांपल्स की तरफ जो कि आपके पास्ट इंडेफिनिट के कांसेप्ट को और ब्रॉड कर देंगे और ज्यादा क्लियर कर देंगे। जी, तो अब एग्जांपल्स की तरफ हम अपने चलेंगे। उसने खत लिखा। जी, पहली पहचान, सबसे पहला काम हमारा जब भी एक उर्दू का सेंटेंस हमारे पास आए या उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं है। तो उर्दू के आखिर में यहाँ पर इस जुमले के अलिफ आ रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान में हमने देखा था कि अलिफ छोड़िए या बढ़िए इनमें से कोई आ रहा होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। यहाँ पे अलिफ आया तो ये पास्ट इंडेफिनिट है।
डिसाइड हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इस पे रोज वो फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे और इसका सेंटेंस बनाएंगे। उसने खत लिखा ही। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, ना तो ये नेगेटिव है, ना तो इसमें कहीं नहीं के साथ कोई बात की जा रही है, ना कोई सवाल किया जा रहा है। तो सिंपल सेंटेंस है, उसमें सिंपली हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी थी। तो लिखा, लिखना ये होता है राइट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ही रोट खत अ लेटर। जी हो गया सिंपल। ही रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। या इसी को हम ट्रांसलेट ये भी कर सकते हैं, वो खत लिखता था। एक ही बात होगी, दोनों का यही ट्रांसलेशन होगी। ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा, या वो खत लिखता था। अब उसने खत लिखा, ही रोट अ लेटर, उसने खत नहीं लिखा, नेगेटिव। दूसरा ही, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड। तो डिड जब भी यूज करेंगे उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी थी। तो अब ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, he did not write a letter, उसने खत नहीं लिखा। अब बात चलेगी इंटरोगेटिव की, सवालिया की, क्या उसने खत लिखा? तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखेंगे, बाकी सारा सिंपल वाला स्ट्रक्चर रहेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारे पास, डिड, डिड he write a letter, क्वेश्चन मार्क। जी हो गया सिंपल, इतना क्लियर है, इतना सिंपल है ये। उसने खत लिखा, फिर रोट अ लेटर, उसने खत नहीं लिखा, he did not write a letter, क्या उसने खत लिखा, did he write a letter? ओके हो गया। अब ये तो एक एग्जांपल थी, एक और एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को मजीद क्लियर करेंगे अपने। हमने खाना खाया, इसमें भी अलिफ आ रहा है जैसे इसमें आया था, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। इसको अब हम करेंगे, पहले इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और ये तीनों स्ट्रक्चर सिंपल, इसी का सिंपल, इसी का नेगेटिव और इसी का इंटरोगेटिव लिखिएगा। फिर अब जो मैं लिखूंगा उसके साथ मैच कीजिएगा। जी वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए, देखिए कि क्या आपने सही सेंटेंस बनाया है या नहीं बनाया। ये तो अब मैं बनाने लगा हूं, देखिएगा। उसने, हमने खाना खाया, वही खाना खाना, ईट, तो इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वी एट फूड। हमने खाना खाया, हमने खाना नहीं खाया, वी डिड नॉट ईट फूड। नेगेटिव का सेंटेंस है, इसमें डिड यूज करना है, तो जब भी डिड यूज करना था तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी। He did not, we did not eat food, क्या हमने खाना खाया, did we eat food? ये तो देखिए कि आपने कितने मिस्टेक्स की और कितना ठीक लिखा। तो ये तो था हमारा सारा पास्ट इंडेफिनिट। उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा। सारी बात है रूल्स एंड रेगुलेशन की, इसको दिमाग में बैठाइए, मेमोराइज कीजिए अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद अपने सेंटेंसेस को ढूंढिए और उसको पहचान के साथ अपना कंपेयर कीजिए कि क्या ये टेंस है जिसके साथ हम डील करने वाले हैं। फिर उसकी बैठ के ढेरों प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना टेंस आप आसान बनाते जाएंगे अपने लिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए और सेंटेंसेस को, इंटेंसेस को आसान बनाते जाइए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।